गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 रिकॉर्ड कर रहे हैं सर्कुलर मोशन का। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे इस सर्कुलर मोशन कितने तरह का हो सकता है। ठीक है, उससे पहले लास्ट क्लास में हम लोगों ने नेट एक्सेलरेशन पढ़ा था। ठीक है, तो आज उस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे, उस पर एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो चलते इसे सॉल्व करते हैं। मैं सत्येंद्र कुमार, मैं अपने चैनल एजुकेशन इंजन पर आप लोग का स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि नेट एक्सेलरेशन जो पार्टिकल का आ रहा था, नेट एक्सेलरेशन ऑफ ये मेरा सेंटर O है। मान लेते कि कभी पार्टिकल यहां पर था, इनिशियली पार्टिकल यहां पे था, घूम रहा है एक सर्कुलर पाथ में जिसका रेडियस R है ना। तो इस पॉइंट पर पार्टिकल का दो एक्सेलरेशन आता है, एक एक्सेलरेशन टेंजेंट की तरफ और एक एक्सेलरेशन आता है सेंटर की तरफ। इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और इसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, तो v²/r। अगर यहाँ पर स्पीड v है तो एक्सेलरेशन क्या होगा यहाँ पर, v²/r। r यहाँ पर रेडियस है, कैपिटल R। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन dv/dt। अगर ये स्पीड चेंज कर रहा होगा तो यहाँ पर एक एक्सेलरेशन आएगा टेंजेंट की डायरेक्शन में, जिसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो नेट एक्सेलरेशन मेरा क्या हो जाएगा, नेट एक्सेलरेशन पैरेललोग्राम रूल से इस तरफ हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये मेरा ए नेट हो जाएगा, ए नेट एक्सेलरेशन। तो ए नेट बराबर क्या हो जाएगा, नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब इसका नेट वैल्यू अगर मैग्नीट्यूड निकाले ए नेट का तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पैरेललोग्राम रूल लगाएंगे, a² + b² + 2ab cos थीटा। उसके अनुसार से ये हो जाएगा AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर प्लस 2 इंटू AC इंटू AT इंटू कॉस थीटा कितना होगा। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पर 90 डिग्री एंगल बना रहा है, तो ये cos 90 डिग्री हो जाएगा। तो cos 90 जीरो होता है, ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। तो क्या बचेगा मेरे पास, AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर, ये हो गया। अगर मान लेते हैं कि ए नेट एक्सेलरेशन इसके साथ अल्फा एंगल बना रहा है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। तो ए नेट अल्फा एंगल बना रहा है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के साथ, तो tan अल्फा क्या हो जाएगा यहाँ पर, tan अल्फा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब ए नेट नहीं AC सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बाई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और अल्फा का क्या वैल्यू हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा tan इनवर्स AC/AT। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग नेट एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं और कितना एंगल बना रहा है ये पता कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसमें एक सवाल करते हैं। एक क्वेश्चन है कि ये रेडियस जो है 20 सेंटीमीटर, ये रेडियस क्या है 20 सेंटीमीटर है और वेलोसिटी यहाँ पर जो है ये वेलोसिटी 2t के बराबर है, 2t के बराबर है। तो हमसे पूछा जाता है कि इसका AC और AT बताइए, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एट t बराबर 3 सेकेंड, एट t बराबर 3 सेकेंड पे बताना है नेट एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो AC क्या हो जाएगा, AC होता है v²/r। v यहाँ पर कितना हो जाएगा, t बराबर 2 सेकेंड पर वेलोसिटी 2 इंटू 3 का स्क्वायर बटा रेडियस कितना है 20 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज कर लेते तो 100, 5 से ऊपर गुना हो जाएगा, 36 गुना 5 हो जाएगा 180 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 80 80
टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो जाएगा एटी हो जाएगा, ये होता है dv बाई dt। इसका स्पीड इस जगह पर किस रेट से बदल रहा है, तो v किसके फंक्शन, क्या फंक्शन दिया है, t का फंक्शन है, तो t dt 2t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 2 हो जाएगा। तो 80 समय क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ सेकेंड स्क्वायर होगा यूनिट, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 80 हो गया, AC हो गया। नेट एक्सेलरेशन A नेट क्या होता है, अंडर रूट AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर। AC कितना है 180 का स्क्वायर प्लस 80 है 2 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट जो भी है वो क्या होगा, नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से AC और AT हमने निकाल लिया। ठीक है, तो ध्यान रखना है AC कब आएगा, जब पार्टिकल घूमता रहेगा, जब तक डायरेक्शन चेंज होता रहेगा तब तक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगता रहेगा। यानी जब तक पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है तब तक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तभी आएगा जब यहाँ पर का स्पीड क्या हो, बदल रहा हो। अगर ये बदलना बंद हो जाए, अगर v कांस्टेंट हो जाए तो AT क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या समझ में आता है कि अगर कोई पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है अगर उसका स्पीड नहीं बढ़े तो सिर्फ उसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा जो कि v² बाई r के बराबर होगा। ठीक है, AT कब आएगा, जब पार्टिकल क्या करे, अपना स्पीड भी बदलना शुरू करे। स्पीड बदलेगा तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। अब ये AC सर बोले सर v तो कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कैसे होगा, स्पीड तो बदल नहीं रहा है। लेकिन बच्चों हर जगह पे क्या हो रहा है, स्पीड अपना डायरेक्शन बदल रहा है, इसलिए बोलेंगे कि ये पार्टिकल में वेलोसिटी है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है हर जगह पे। क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो डायरेक्शन के बदलने से ना स्पीड तो कांस्टेंट है ना, स्पीड नहीं बदल रहा है, सिर्फ क्या बदल रहा है, डायरेक्शन। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कब बदलता है, दो तरह से, या तो उसका मैग्नीट्यूड बदले या डायरेक्शन बदले, या तीसरा बोल सकते हैं कि दोनों बदले। तो अगर दोनों बदलेगा तो यहाँ पर दोनों एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ क्या हो रहा है, तो डायरेक्शन बदल रहा है। तो हमेशा याद रखना है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जब तक पार्टिकल घूमता रहेगा तो डायरेक्शन बदलता रहेगा, और डायरेक्शन बदलेगा तो उसका वेलोसिटी चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगा तो एक्सेलरेशन होगा। तो ये एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा रहेगा जब तक कि पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन में घूमता रहे। और दूसरा AT तभी आएगा जब ये क्या हो, स्पीड बदलना शुरू कर दे पार्टिकल, अब अपना स्पीड बदलना शुरू कर दे, तब यहाँ पर क्या होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आना शुरू हो जाएगा, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड के बराबर होगा यहाँ पे। ठीक है, अब बढ़ते हैं, इसी आधार पर दो तरह के एक्सेलरेशन हम लोग पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और एक है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सॉरी, तो उसी के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये सर्कुलर मोशन इस कैसा सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म मतलब क्या हो गया कि अगर कोई पार्टिकल एक सर्कल में घूम रहा है, अगर इसका रेडियस r है तो इसका स्पीड हमेशा कांस्टेंट है, v हमेशा कांस्टेंट है। v मतलब स्पीड इस पार्टिकल का सर्कल में कांस्टेंट है, हालांकि इसका डायरेक्शन हमेशा क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो डायरेक्शन बदलने के कारण यहाँ पर एक एक्सेलरेशन आ रहा है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC, जो कि v² बाई r या ओमेगा स्क्वायर इंटू r के बराबर होता है। ठीक है, तो जब तक पार्टिकल अपना डायरेक्शन बदलता रहेगा तब तक पार्टिकल क्या होगा, सर्कल में घूमता रहेगा और सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन v² बाई r के बराबर लगता रहेगा या ओमेगा स्क्वायर इंटू r के बराबर लगता रहेगा। ठीक है, ये हो गया। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसको बोलेंगे, तो वैसा सर्कुलर मोशन जिसमें पार्टिकल का स्पीड भी बदलना शुरू कर दे। डायरेक्शन तो बदल ही रहा था, अब पार्टिकल का स्पीड कांस्टेंट नहीं है बल्कि बदल रहा है, इस कारण से
अब ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाता है, यानी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अब दोनों तरह के एक्सेलरेशन होना शुरू हो जाएगा। एक जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है जो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से हो रहा है, दूसरा एटी जो है क्योंकि अब स्पीड कांस्टेंट नहीं है, स्पीड भी बदल रहा है, इसलिए अब टैंजेंशियल एक्सेलरेशन होना शुरू हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो ये वेलोसिटी स्पीड कुछ फंक्शन 2t वगैरह इस तरह से चेंज होगा, तब हम उस समय एसी और एटी दोनों निकालेंगे और उस समय पार्टिकल का नेट एक्सेलरेशन कुछ एटी होगा जो अंडर रूट एसी के स्क्वायर प्लस एटी के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, अगर कोई पार्टिकल घूम रहा है किसी सर्कल जिसका रेडियस r है और इसका स्पीड अगर v है, तो इस पार्टिकल में सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन लगता है जिसे हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये क्यों हो रहा है? तो क्योंकि पार्टिकल का डायरेक्शन बदल रहा है। तो जब तक पार्टिकल का डायरेक्शन बदलता रहेगा ये सर्कल में घूमता रहेगा और सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन लगता रहेगा। जब ये एक्सेलरेशन लगेगा तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ हम लोग जानते हैं कि F बराबर नेट फोर्स बराबर जो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। ठीक है, अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूम रहा होगा तो F नेट कितना होगा सेंटर की तरफ, तो इसका मास और एक्सेलरेशन v²r। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड है mv²r जो सेंटर की तरफ लगता है ना, सेंटर की तरफ लगता है। ठीक है, लेकिन ये F नेट कुछ भी कोई भी फोर्स हो सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर ले लें कि अब एक रस्सी है, ये रस्सी है, ये मेरा स्टोन है, इसको बांध रखे हैं और r रेडियस पे क्या करें, इसको घुमाते जा रहे घुमाते जा रहे घुमाते जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर एक सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है। वो फोर्स कौन सा यहाँ पर है? वो फोर्स टेंशन है। ये फोर्स टेंशन है जो सेंटर की तरफ लग रहा है और यही फोर्स क्या कर रहा है, तो इसका डायरेक्शन को बदल रहा है और पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है। और इस टेंशन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, mv²r। क्या होगा, mv²r। ठीक है, अगर मान ले सन और अर्थ के बीच में, ये सन हो गया मेरा, ये सन हो गया, ये अर्थ है, तो सन अर्थ सिस्टम है, सोलर सिस्टम, इसमें सन के चारों तरफ अर्थ घूम रहा है। तो घूम रहा है तो जरूर सेंटर की तरफ कोई ना कोई फोर्स लगना चाहिए। ये फोर्स कैसा फोर्स है, तो दिखता नहीं है ना, कोई धागा नहीं है, कुछ बंधा हुआ नहीं है, तब भी ये सर्कल में घूम रहा है। ये फोर्स कौन सा फोर्स है, तो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है। कौन सा फोर्स, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। यहाँ पर ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही है जो क्या कर रहा है, अर्थ को इस सन के चारों तरफ घुमा रहा है। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, Fg, यहाँ पर मास ऑफ अर्थ इनटू वेलोसिटी, जिससे स्पीड ऑफ अर्थ इस समय का जो स्पीड होगा v² रेडियस r। इन दोनों के सेंटर को जोड़ने पर जो लेंथ आएगा, जो दूरी आएगा दोनों सेंटर के बीच का, वही दूरी r है। तो यहाँ Fg, यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स कर रहा है ना। इन दोनों के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, g मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ सन बाई r²। इन दोनों के बीच का दूरी है ना। तो ये हो गया हमारा क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो किसके बराबर होगा, मास ऑफ अर्थ इंटू v²r। लेकिन तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं हम लोग, यहाँ से एमी कैंसिल हो जाएगा, r कैंसिल हो जाएगा, तो v² जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, g मास ऑफ सन बटा r। तो v बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट g इंटू मास ऑफ सन बाई रेडियस, ये होगी है ना। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल मिल सकते हैं जहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा और पार्टिकल एक सर्कल में घूम रहा होगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हम लोग लेते हैं क्या, कोनिकल पेंडुलम।
कोनिकल पेंडुलम ये एक एग्जाम्पल है सेंट्रीपिटल फोर्स, जहां पर लगेगा एक सर्कुलर मोशन हो रहा होगा और जहां पर पार्टिकल क्या कर रहा होगा, तो एक सर्कल में घूम रहा होगा, तब सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा। ठीक है, कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम में क्या होता है, तो एक पेंडुलम होता है जो क्या करता है, इस तरह के हॉरिजेंटली क्या करता है, घूमता रहता है। ठीक है, मान लेते हैं इसमें टेंशन T होगा, ये सपोर्ट है मेरा, O पॉइंट से ये क्या है, सस्पेंडेड है, ये स्ट्रिंग है जिसका लेंथ L है। ठीक है, और ये मान लेते कुछ एंगल थीटा है, उस समय इसका स्पीड v है और मास m है। ठीक है, अब इस हॉरिजेंटल सर्कल पर ये घूम रहा है। ठीक है, तो सेंटर की तरफ एक फोर्स लगेगा और यही फोर्स क्या करेगा, इसको इस सर्कल में घुमाता रहेगा। ठीक है, सर्कल में घुमाता रहेगा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना लगेगा और कौन लगा रहा होगा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पर टेंशन का दो कंपोनेंट हम लोग लिख सकते हैं, ये एंगल थीटा हो जाएगा, तो ये एंगल थीटा, ये हो जाएगा टी कॉस थीटा, तो यहाँ पर सेंटर की तरफ आ जाएगा टी साइन थीटा। इस बॉडी पर मास इंटू जी अर्थ फोर्स लगाएगा नीचे की तरफ। ठीक है, और ये सर्कल में, हॉरिजेंटल सर्कल में घूमता रहेगा। ये टी साइन थीटा ही है जो इसको सर्कुलर पाथ में इस सर्कल में घुमाता रहेगा। ठीक है, ये हमारा हो गया कोनिकल पेंडुलम। ठीक है, तो यहाँ पर अब इक्वेशन लगाते हैं। वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, मतलब इक्विलिब्रियम में है, तो मतलब क्या हो गया, टी कॉस थीटा जो यहाँ पर है वो किसके बराबर है, mg के बराबर। ठीक है, और यहाँ टी साइन थीटा जो है, यही तो सेंट्रीपिटल फोर्स है जो इस बॉब को क्या कर रहा है, तो हॉरिजेंटल सर्कल में घुमाता जा रहा है, और जो किसके बराबर होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो अभी पढ़े थे न्यूटन सेकंड लॉ, मास ऑफ बॉब इनटू सेंटर की तरफ एक्सीलरेशन, वो किसके बराबर होता है, v स्क्वायर बाई r के बराबर होता है। ठीक है, अब इसको अगर इक्वेशन 1 माने, इक्वेशन 2 माने, तो 2 में 1 से डिवाइड कर दे तो क्या हो जाएगा, t कट जाएगा, ये आ जाएगा tan थीटा बराबर mv स्क्वायर बाई r अपॉन mg, m से m कैंसिल, tan थीटा बराबर क्या हो गया, v स्क्वायर बाई rg, ये आ गया। ठीक है, v स्क्वायर बाई rg आ गया। और अब हम चाहते हैं कि किस एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, तो क्या हो सकता है, v स्क्वायर बराबर rg tan थीटा, v बराबर हो जाएगा अंडर रूट rg tan थीटा, तो ओमेगा बराबर होगा v बराबर ओमेगा, तो ओमेगा बराबर v बाई आर होगा, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट rg tan थीटा बाई r। ठीक है, अगर इसको रूट के अंदर लेना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, ओमेगा बराबर हो जाएगा अंडर रूट rg tan थीटा बटा r स्क्वायर, r से r कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया g tan थीटा बाई r, ये हो गया। अगर हम इसका टाइम पीरियड निकालना चाहें कि कितना टाइम में एक बार ऑसिलेट करेगा, मतलब कि एक पूरा कंप्लीट चक्कर लगाएगा, तो t बराबर क्या होगा, 2 पाई r, कितना डिस्टेंस चला, तो 2 पाई r चलना पड़ेगा इसको। अच्छा, r यहाँ पर क्या हो सकता है, r क्या होगा, तो एक कंपोनेंट l का इधर l cos थीटा l sin थीटा, तो ये रेडियस जो होगा वो किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा l sin थीटा के बराबर। हम चाहे तो यहाँ पर l sin थीटा ले सकते हैं। ठीक है, तो 2 पाई रेडियस बटा स्पीड, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है ये, तो v। ठीक है, अब 2 पाई r की जगह क्या हो जाएगा, r की जगह l sin थीटा बटा v क्या हो गया मेरे यहाँ पर g tan थीटा बटा r, यहाँ l sin थीटा ले लेते हैं, l sin थीटा, तो क्या हो गया 2 पाई अंडर रूट, ऊपर ये ऊपर चला जाएगा तो बाहर में हो जाएगा 2 पाई l sin थीटा, ये उल्टा हो जाएगा तो l sin थीटा बाई g tan थीटा, है कि नहीं। ठीक है, sin थीटा बाई cos थीटा, ये लिख सकते हैं हम लोग इसको 2 पाई l sin थीटा अंडर रूट l sin थीटा, ये sin बाई cos होगा तो cos ऊपर चला जाएगा, cos थीटा बटा g
साइन थीटा, साइन थीटा कैंसल, ये हो जाएगा 2 पाई एल साइन थीटा, अगर अंदर ले ले तो कितना हो जाएगा एल साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। ये आ गया इसका टाइम पीरियड, मतलब पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना हो गया 2 पाई एल अंडर रूट एल साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है। अच्छा जी यहां बच गया ना, जी हो गया, बाकी सब सही है। 2 पाई आर, आर रेडियस मेरा कितना है एल कॉस थीटा एल साइन थीटा, एल साइन थीटा। ठीक है, तो ये 2 पाई एल साइन थीटा घूमेगा, ये पूरा सरकमफ्रेंस कितना होगा 2 पाई आर, आर तो यहाँ एल साइन थीटा, और भी वेलोसिटी हम यहाँ पर निकाल चुके हैं। तो ओमेगा का वैल्यू रख दिए, भी का वैल्यू रखना चाहिए था हमको, आर जी टेन थीटा, यहाँ गलती हो गया। भी का वैल्यू क्या होगा, भी का वैल्यू होगा अंडर रूट आर जी टेन थीटा, आर जी टेन थीटा। वही बोला कि रिजल्ट कुछ गड़बड़ क्यों आ रहा है। तो ये हो गया, इसको सॉल्व करते हैं 2 पाई एल साइन थीटा अंडर रूट आर की जगह एल साइन थीटा इंटू जी इंटू टेन थीटा, टेन थीटा भी लिख सकते साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये हो गया। तो कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा बाहर आ जाएगा, हो जाएगा 2 पाई एल साइन थीटा बटा एल साइन का साइन साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा अंडर रूट एल जी बाई कॉस थीटा, बाई कॉस थीटा। तो साइन थीटा कैंसिल, हो गया 2 पाई, ऊपर चल जाएगा तो अंडर रूट कॉस थीटा बाई एल इंटू जी, एल हो गया। एल को अंदर ले लें तो क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल स्क्वायर कॉस थीटा बाई एल जी, एल से एल कैंसिल, ये हो गया 2 पाई अंडर रूट कॉस थीटा एल कॉस थीटा बाई जी, यही इसका टाइम पीरियड। ठीक है, तो ये कॉनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकल गया। तो इसमें हमने क्या देखा, ये सर्कुलर पाथ हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहा है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहा है, तो इस पर क्या हो गया, एक सर्कल में घूम रहा है तो सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा। ये फोर्स क्या है, तो टी का एक कंपोनेंट है टी साइन थीटा। अब इसका रेडियस निकाल लेते हैं, फिर हम यहाँ पर क्या करते हैं वेलोसिटी निकालते हैं कि अगर v वेलोसिटी जा रहा है तो ये v का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो v कितना आ जाता है √ आर जी टेन थीटा, ओमेगा निकाल सकते हैं यहाँ से। फिर उसके बाद टाइम पीरियड चाहते हैं हम निकालना कि कितना टाइम ये एक चक्कर लगा लेगा। तो टाइम पीरियड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल स्पीड, है ना। किसी स्पीड से घूम रहा है तो v स्पीड से सारा वैल्यू रखने से क्या आ जाता है, t का वैल्यू 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा बाई जी। ठीक है, तो ये कॉनिकल पेंडुलम हुआ। तो एक बोल सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स का ये एक एप्लीकेशन हम यहाँ पर आपको दिखाए। ठीक है, इस तरह से और भी एप्लीकेशन हो सकता है, जैसे कि डेथ रोटर डेथ, ये मतलब कि मौत का कुआं जिसको बोलते हैं हम लोग, डेथ व्हील या रोटर, है ना, ये हो गया। और स्मूथ ट्रैक में अगर क्या बोलते हैं, कोनिकल ट्रैक है, कोनिकल स्मूथ सरफेस है, उसमें कोई पार्टिकल घूम रहा है तो क्या उसमें कितना फोर्स लगेगा, है ना, किस स्पीड से घूम रहा है वो, वगैरह वगैरह वगैरह। तो हम लोग इसका एप्लीकेशन देख सकते हैं। तो एक और एप्लीकेशन देखते हैं हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स का, डेथ वेल या जिसको हम लोग रोटर बोलते हैं। तो मान लेते ये मेरा क्या है, डेथ वेल है ना, जिसको मौत का कुआं बोलते हैं। उसमें क्या करता है साइकिलिस्ट या मोटर साइकिलिस्ट जो होता है वो क्या करता है, इसमें घूमता है, हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूमता है। ठीक है, मान लेते इसका कुछ स्पीड v स्पीड से घूम रहा है। ठीक है, अब ये सरफेस रफ है, ये हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहा है, इसी यहाँ पर घूम रहा है, तो गिर नहीं रहा है। क्यों गिर नहीं रहा, तो इसका मास mg, इसमें क्या क्या फोर्स लग रहा है, तो mg नीचे की तरफ और फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ। क्या दीवार क्या करेगा, वॉल
इस पर एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, ये नीचे जाना चाहेगा तो दीवार क्या करेगा, एक रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन फोर्स इस पर ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा। तो F बराबर क्या हो गया, mg। अभी एक सर्कल में घूम रहा है, तो ये मान लेते हैं रेडियस r है, ठीक है। अभी सर्कल में घूम रहा है तो इधर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगना चाहिए। सर्कल में तभी घूमेगा जब सेंटर की तरफ क्या हो, एक फोर्स लगे। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा है, तो दीवार क्या करेगा, इसको एक नॉर्मल फोर्स देगा। क्या देगा, नॉर्मल फोर्स। यही नॉर्मल फोर्स यहाँ पर क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा, ठीक है। तो हम बता चुके हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स कुछ भी हो सकता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो सकता है, नॉर्मल हो सकता है, फ्रिक्शन हो सकता है, टेंशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो mv² बाई आर के बराबर होगा, ठीक है। अब इस डायनेमिक्स पर थोड़ा ध्यान देते हैं। तो F बराबर मेरा क्या हो गया, mg। फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, तो इसके वेट को बैलेंस करेगा, है ना। और यहाँ पर इसको सर्कल में कौन घुमाएगा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है यहाँ, नॉर्मल के बराबर n, ठीक है। अब n बराबर क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का, तो mv² बाई आर, ये हो गया, ठीक है। mv² बाई आर हो गया। अब नॉर्मल फोर्स हो गया, यहाँ पर F बराबर क्या ले सकते हैं हम लोग, म्यू इंटू n बराबर mg, है ना। अब इस n का वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, म्यू mv² अपॉन आर इक्वल टू mg। मास से मास कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा, v² बराबर हो जाएगा rg बाई म्यू, या v बराबर क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट rg बाई म्यू, ठीक है। तो यहाँ पर वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट म्यू का, है ना। तो म्यू अगर बढ़ता है, अंडर रूट म्यू का वैल्यू अगर बढ़ता है तो क्या होगा, v का वैल्यू घट जाएगा, है कि नहीं। v का वैल्यू बढ़ता है तो अंडर रूट म्यू का वैल्यू अगर बढ़ता है तो v का वैल्यू घट जाएगा, और म्यू का वैल्यू घटेगा तो v का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा, है कि नहीं। तो इस तरह से स्पीड क्या होगा, अंडर रूट rg बाई म्यू के बराबर हो गया, ठीक है। इनवर्सली रिलेशन है, और g यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, तो v म्यू पर डिपेंड कर रहा है, म्यू बढ़ेगा घटेगा, उसके अनुसार से इस साइक्लिस्ट का वेलोसिटी बढ़ा या घटा सकता है, ठीक है। तो कितना मिनिमम स्पीड, इतना मिनिमम स्पीड होने के लिए म्यू का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो म्यू यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग। म्यू बराबर क्या हो जाएगा, rg बाई v², है ना। इस v से घूमने के लिए कितना म्यू का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो rg बाई v² के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों हमने सेंट्रीपिटल फोर्स के ऊपर 2-3 एप्लीकेशन देखे, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में और भी हम इस पर क्या करेंगे, एप्लीकेशन दिखाएंगे आपको। और हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करने वाले हैं, तो हम लोग पढ़ेंगे अब साइकिलिस्ट जब टर्न लेता है सर्कुलर पाथ पर तो कैसे टर्न लेता है, स्कीड क्यों नहीं हो रहा है, कितना स्पीड से उसको जाना चाहिए ताकि स्कीड ना करे, बैंकिंग ऑफ रोड वगैरह वगैरह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक बच्चों आप पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।